जय हिंद दोस्तों। पुनः आपको ईडू ग्लोबल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है और पुनः आपको एक शानदार क्लास के लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हमारा जो पीछे क्लास का ही पृथ्वी पृथ्वी के बारे में हमको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। बिना पृथ्वी का अच्छे से बिना अध्ययन किए हुए हम पूरे तरह से समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए कोशिश करना है। जो पिछले क्लास में भाग 2 बताए थे पृथ्वी के बारे में, हम लगभग 12-13 बिंदु बताए थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ अर्थ जिस प्रकार से आपके सामने है, भाग 3 और पृथ्वी है। तो देखिए पृथ्वी हमारे पास है, ये पृथ्वी के बारे में मैंने बताया था, ये ग्रह है और ग्रह है पृथ्वी के बारे में। और हम जानते हैं पृथ्वी पर अक्षांश रेखा होती है, ये अक्षांश रेखा है, सॉरी ये देशांतर रेखा है। जो हम बना रहे हैं वो देशांतर रेखा है। बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है क्या पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा है, आप बताइए। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा है। अभी जो मैं आपके सामने जो पृथ्वी पर बना रहा हूँ उसी को कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ये देख रहे हैं, ये पीला कलर का जो हम लोग लाइन खींच रहे हैं ये है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा है, अक्षांश है। तो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर है। ये सामने उजला वाला जो लाइन है उसको हम लोग कहते हैं देशांतर, और जो पीला वाला जो लाइन बनाया है उसको कहते हैं अक्षांश। और पृथ्वी को ये चारों बगल से घेरे हुए है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा आप लोग, यदि जो हमारा वीडियो नंबर 7 है उसको आप देखिएगा, 7 या 8 इस प्रकार से कुछ होगा। तो इसमें भाग पृथ्वी का भाग 2, यदि भाग 2 नहीं देखें तो पहले इसको देख लीजिए, तब हम लोग भाग 3 को अच्छे से समझेंगे। तो वहाँ हम 12 पॉइंट तक हम बता दिए थे, यहाँ 13 पॉइंट ये है। मैंने बताया था आप लोगों को पृथ्वी पर जल का प्रतिशत, पृथ्वी पर जल का जो प्रतिशत है वो है 71%। पूछा जाएगा आपसे, बताइए पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, तो कुल भूभाग का 70% भाग पर जल ही जल है। मतलब हम कह सकते हैं पृथ्वी पर थल की तुलना में जल अधिक है। और 100% मान लिया जाए हमारी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर यदि पूरा का पूरा 100% है पूरा सतह, तो उस 100% पर 71% पर जल है, H2O है। और यहाँ पर 29% रेस्ट बचा, तो 29% पर स्थल है। याद रखेंगे, याद आइए। तो पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, 31%। 14 क्वेश्चन नंबर हुआ। पृथ्वी पर जल के बाद स्थल की बात करें, पृथ्वी पर स्थल का प्रतिशत, पृथ्वी पर स्थल का प्रतिशत 29%। अब आइए एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जो पृथ्वी पर जल है, जल जो पृथ्वी पर 71% है, उस 71% पानी पर क्या सभी जल पीने योग्य है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखेंगे इस 71% को भी हम लोग इसको 3 भाग की कैटेगरीज में बांटेंगे। देखिए 3 भाग में, पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें 97%, यानी 71% का 97%, ये पूरे 100% का नहीं, 97%। हमारे पृथ्वी पर जो 100% में जो 71% वाटर है, जल है, उस 71% में 97% जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। मतलब ये खारा जल है, खारे पानी है, मतलब पीने योग्य नहीं होता है, पीने योग्य नहीं, मतलब समुद्र है, सी वाटर है। क्या समुद्र का जल को हम पिएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। ये सी वाटर है, सी वाटर का मतलब हुआ नमकीन पानी है, उससे हम लोग नमक बनाते हैं। तो पृथ्वी पर जो आपका 71% वाटर है, उस 71% वाटर पे 97% जो वाटर है वो आपके खारे पानी है, पीने योग्य नहीं है। ये बात को याद रखेंगे, सी वाटर है। अगला ये हमारा पास जो 3% जल बचा है, इस 3% वाटर में भी 2% जो है वो आपको आइस फॉर्म में है। आइस फॉर्म का मतलब होता है आपका बर्फ के रूप में है, तो इसको भी हम पानी नहीं पी सकते हैं, बर्फ के रूप में है। फ्रेश वाटर तो है लेकिन बर्फ के रूप में है। और 1% जो बचा हमारा,
यही हमारा ग्राउंड वाटर के रूप में है, ग्राउंड वाटर, और यही हमारा पीने योग्य पानी है, पीने योग्य पानी है। इसलिए दोस्तों कहा गया है हम लोग को पृथ्वी पर सेव द वाटर, हम लोग को वाटर को सेव करना चाहिए। कभी भी पानी को बिना प्रयोग का, बिना यूज का बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ उचित लगे पृथ्वी पर जो 1% याद रखेंगे, मात्र 71% का या 100% में जो जल है उसमें से मात्र 1% जो है हमारे पास ग्राउंड वाटर है और उसको हम पीते हैं। और उस पानी को हम यदि बर्बाद करते हैं तो समझ जाइए। इसलिए आजकल देख रहे हैं हम लोग को फ्रेश वाटर की बहुत कमी हो रही है। धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रही है। आजकल देखते हैं बड़े बड़े गांव, शहर में, गांव में पानी की बहुत किल्लत हो रही है। और अभी ये स्थिति है तो आने वाले अनुमान लगाइए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हमारे पृथ्वी पर पानी का क्या स्थिति हो रही है, होने वाली है। इसलिए कोशिश करना है हमारे पास मात्र जितने भी पानी अवेलेबल है उसका मात्र 1% पानी ही हमारे पास पीने योग्य पानी है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक बहुत ही बड़ा सूचना समझिए, एक कहना समझिए, जो अपने जीवन में हमेशा पानी को सेव कीजिए। बहुत ही पानी महत्वपूर्ण है, पानी के बिना कुछ भी पृथ्वी पर संभव नहीं। आइए, इतनी बातें आप समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं। तो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71%, पृथ्वी पर स्थल का प्रतिशत 29%, उस 71% में 97% खारे पानी, 3% बचा, 3% में 2% जो है वो बर्फ़ के रूप में है जो अंटार्कटिका वगैरह के रूप में है, और 1% ग्राउंड वाटर नदी वगैरह के रूप में है जो पीने योग्य पानी है, उसको हम लोग पीते हैं। अब आइए आगे दोस्तों, ये बात को समझते हुए आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सभी आप लोग नोट करते जाएंगे। आइए 15वां पॉइंट को हम चर्चा करते हैं। 16 पॉइंट, जैसे पृथ्वी पर आपको मैंने बताया, पृथ्वी पर जो जल है, जल वो है आपका 71%। कितने परसेंट है? 71%। और हम लोग क्या किए, इस 71% पानी को हम लोग क्या किए, बांट दिए भाग में। यानी कुछ 71% वाटर है तो कुछ भूभाग को लेके, एक क्षेत्र को लेके हम बांट दिए, जिसे हम लोग महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर। सुने होंगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो 71% पानी को हम लोग क्या किए, बांटे पृथ्वी पर, जिसे महासागर कहा गया। तो इस 71% पानी को जब बांटा गया तो पहला जो भाग आया उसे कहते हैं प्रशांत महासागर। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर। जब पृथ्वी पर 71% पानी है और 71% पानी को एक भाग बनाया गया, 2 भाग बनाया गया, 3 भाग बनाया गया। देखिए, जैसे मान के चलिए ये पृथ्वी है और इस पर जल है, थल भी है। जैसे ये देश है, कुछ देश है, ये थल है, ये सब जितने भी बना रहे हैं हम लोग थल बना रहे हैं। और जब थल को 29% थल है, कितने परसेंट है? 29% थल है, और ये जल है। इस पृथ्वी पर जल है और थल है, 2 ही चीज़ है। तो पानी का एक भाग इसको बना लिए, इसको हम लोग एक महासागर नाम दे दिए। इस जल को एक भाग कर दिए, इसका भी महासागर नाम दे दिए। और जो स्थल है उसका स्थल को एक भाग मान लिए हम लोग, इसको महादेश कहते हैं या महाद्वीप कहते हैं। तो जब पृथ्वी पर जल को हम बांटे छोटे छोटे खंडित रूप में, उसे महासागर कहा गया। और जब थल को 29% को हम लोग जब बांटे उसको हम महादेश या महाद्वीप कहें। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, पृथ्वी पर जो 71% जल है उसको हम लोग क्या किए, 5 भाग में बांट दिए। कितने भाग में? 5 भाग में बांटे। तो पहला जो भाग हुआ, याद रखेंगे, उसे प्रशांत महासागर कहते हैं। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और गहरा, ऐसे आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। नंबर 1 क्वेश्चन। इसके बाद प्रशांत महासागर के बाद दूसरा जो भाग बनाया गया उसको हम लोग अटलांटिक महासागर कहा गया, अटलांटिक महासागर। और ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर। पर सबसे पहले 71% भाग पानी को एक भाग में बांटे, प्रशांत महासागर। दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। यदि हमसे पूछा जाए तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर।
चौथा की बात करें तो चौथा जो है हमारा अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर। और लास्ट एंड फाइनल जो है पांचवा, वो पांचवा आपका है, याद रखेंगे, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो यहाँ आपको सीरीज में, क्रम में आप लोग को हम लिखाए हैं। पृथ्वी पर जो 71% पानी है, इसको कितने भाग में बांटे? 5 भाग में। और उस 5 भाग में जो बांटा गया उसे महासागर कहा गया। और पहला जो है महासागर उसे प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। यहाँ हमारे पास 10 सवाल है। कैसे? सो देखिए, पूछा जाएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर। पूछा जाएगा पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर, तो अटलांटिक महासागर। पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर तो होगा हमारा आंसर हिंद महासागर। पृथ्वी पर चौथा सबसे बड़ा महासागर तो हम कहेंगे अंटार्कटिका महासागर। और पृथ्वी पर पांचवा सबसे बड़ा महासागर तो आर्कटिक महासागर। 5 प्रश्न हुआ। देखिए फिर क्वेश्चन समझिए। पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर। पृथ्वी पर दूसरा सबसे छोटा महासागर तो अंटार्कटिका महासागर। पृथ्वी पर तीसरा सबसे छोटा महासागर, तीसरा सबसे छोटा महासागर तब हमारा होगा हिंद महासागर। पृथ्वी पर चौथा सबसे छोटा महासागर तब अटलांटिक महासागर। और पृथ्वी पर पांचवा सबसे बड़ा छोटा महासागर तो प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन का सीरीज भी आपको याद होना चाहिए। आप यदि सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग ऐसे याद रखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग आशा करते हैं ये पांचों महासागर का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, जो बताइए अटलांटिक महासागर का जो आकार है वह किस प्रकार का है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है तो वह एस टाइप का है, याद रखेंगे। किस प्रकार का है? एस टाइप का है। एक अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो एस टाइप का। हिंद महासागर का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, इस तरह से है। तो इसी तरह से प्रशांत महासागर का एक वृत्ताकार है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर का जो आकार है वो आपका वृत्ताकार है। तो इस प्रकार से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बताइए, तो हमको आशा करते हैं पृथ्वी पर जल को 71% में 5 भाग में बांट दिए, ये भी आपने समझ गया। अब आइए आगे, चलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने कॉपी में लिखते हुए आगे बढ़िए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। सभी को आप लोग बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से लिखते जाइए, काफ़ी चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। अब आइए अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है 17 नंबर। पृथ्वी पर जो स्थल है, पृथ्वी पर स्थल वो कितना प्रतिशत है? 29%। पृथ्वी पर जल है 71% और पृथ्वी पर स्थल कितना है? 29%। उसको भी हम लोग भाग में तोड़े, जिसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप या महादेश कहा गया, याद रखेंगे। जब जल को तोड़े तो महासागर हुआ, और जब थल को जोड़ेंगे, थल का मतलब जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधा वहाँ रहता है, उसे स्थल कहते हैं, जहाँ मिट्टी वगैरह होती है। लेकिन समुद्र के अंदर पानी होती है और फिर उसके बाद चट्टान होती है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी पर जो स्थल है वो 29% स्थल है। और इसको जब हम छोटा छोटा पूरे स्थल को जब तोड़े तो वह महाद्वीप हो गया, महादेश कहा गया। और जब 29% को हम लोग भी 7 भाग में तोड़ दिया गया, तो पूछा जाएगा कितने पृथ्वी पर, यहाँ प्रश्न बन जाता है एक। आप लोग जरूर इस बातों को लिखेंगे। पृथ्वी पर कुल महासागर, आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो आंसर आपका होगा 5। यही हुआ। और अभी हमसे पूछा जाए पृथ्वी पर कुल महादेश, महासागर नहीं, महादेश या महाद्वीप भी पूछ सकता है,
तो उस समय इसकी स्थिति 7 होगा। सातों का नाम बताएंगे। तो महादेश स्थल पे होता है और महासागर जल पे होता है। ये मैंने 5 महासागर का नाम एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रम से लिखा दिया है, यानी बड़ा से छोटा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। और जब हम पृथ्वी पर स्थल है 29%, उसको भी हम 7 भाग में तोड़े हैं, उसे 7 महाद्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा याद रखेंगे, पहला नंबर 1 एशिया। एशिया, और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश है। और याद रखिएगा एशिया में कुल 48 देश है। कब से आपसे पूछ दिया जाए, बताइए एशिया में कुल कितने देश हैं, तो 48 देश हैं। और जो बच्चे हमारा जो वीडियो अभी देख रहे हैं और हम जो बना रहे हैं वो भारत से बना रहे हैं। यदि कोई भारत से बाहर भी देख रहे हैं एशिया में, तो हम लोग जो है एशिया महादेश का पार्ट है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, तजाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ये जितने भी देश मैंने अभी बताया सभी का सभी एशिया का पार्ट है। तो एशिया में कुल 48 देश हैं। हम लोग आगे की क्लास में सारा चीज़ को देखेंगे, और उसी में से एक देश है भारत, जहां हम लोग हैं। तो हम लोग किस महादेश का पार्ट है, तो एशिया महादेश का पार्ट है, और ये पूरे 29% थल का ही एक पार्ट है। इसके बाद एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महादेश एशिया है, और एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महादेश यदि बात किया जाए तो अफ्रीका है, याद रखेंगे। अफ्रीका महादेश एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, और यहाँ टोटल लगभग 54 देश है। तो एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कमेंट बॉक्स में बताना है आपको? अब एशिया नहीं, अफ्रीका का सबसे बड़ा महादेश कौन है, क्योंकि 54 देश है। अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश है। इस 54 देश में या अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है, एक क्वेश्चन आपका ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये कमेंट में करना है, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है। मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अफ्रीका महादेश में कौन है, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप करिए। चाहे आप गूगल का सहारा लीजिए, चाहे बुक का सहारा लीजिए, या अपने नॉलेज से बोलिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर दीजिए। आगे आइए। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। तीसरा जो महादेश है, ये तीसरा जो महादेश है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तीसरा महादेश, उत्तरी अमेरिका। और जैसे नाम सुनेंगे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये टोटल का टोटल उत्तरी अमेरिका का सभी देश है। इसके बाद चौथा जो देश है ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील का नाम सुने होंगे, अर्जेंटीना का नाम सुने होंगे, बोलोविया का नाम, चिली, ये सब जितने भी देश है ये टोटल का टोटल दक्षिणी अमेरिका का देश है। तो क्रम हम लोग बात करेंगे। पांचवा जो महादेश है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महादेश। और ये अंटार्कटिका महादेश में वहाँ मनुष्य वगैरह, यहाँ पर जो भी लोग हैं बहुत ही कम ही लोग होते हैं लोग, और वहाँ अस्थायी रूप से अंटार्कटिका महादेश पे रहता नहीं है, क्योंकि बहुत ही ठंडा जगह है। वहाँ लोग भी जाते हैं तो कुछ रिसर्च वगैरह के कारण अनुसंधान के कारण अंटार्कटिका महादेश पे अपना काम वगैरह कुछ करने के लिए, और फिर 2-4 महीना के बाद फिर वो लोग रिटर्न हो जाता है। तो वहाँ अस्थायी रूप से अंटार्कटिका महादेश पे रहता नहीं है, वहाँ आइसी आइस होता है, बर्फ ही बर्फ चट्टान रहती है। यहाँ पेड़ पौधा बहुत ही कमी होती है, नहीं के बराबर होती है। अस्थायी रूप से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर थल मिट्टी है ही नहीं, पूरा का बर्फ का चट्टान से ढका हुआ है। इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाती है, अंटार्कटिका महादेश को एक उपनाम दिया गया है, इसे श्वेत महादेश भी कहा जाता है। पूछा जाएगा किस महादेश को या किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या उजला महादेश कहा जाता है, तो वहाँ अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश या उजला महादेश, क्योंकि पूरा का पूरा यह अंटार्कटिका श्वेत है, बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ पर आइएगा, अफ्रीका महादेश को एक उपनाम दिया गया है,
उसको काला महादेश कहा जाता है। काला महादेश। ऐसा नहीं, एक बार काला महादेश एक बच्चे से मैंने पूछा, सो बताइए अफ्रीका महादेश को काला महादेश की संज्ञा क्यों दिया गया? क्योंकि अंटार्कटिका को श्वेत महादेश, क्योंकि वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है और बर्फ देखने में श्वेत लगता है, उजला लगता है, इसलिए अंटार्कटिका महादेश को कहा गया श्वेत महादेश। लेकिन आप ये बताइए अफ्रीका महादेश को काला महादेश क्यों कहा गया? क्योंकि एक बच्चा बोला सर अफ्रीका में मैक्सिमम लोग काला होता है, तो ऐसा आंसर नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में पेड़ पौधा वनस्पति वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और जब वनस्पति को जब हम बहुत दूर से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो वो काला दिखाई देता है। तो इस दृष्टिकोण से हम समझे अफ्रीका को काला महादेश कहता है। तो वो आप कभी कोई पूछे तो ऐसा नहीं वहाँ लोग काला रहता है, नहीं। अफ्रीका महादेश में एक दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ श्वेत लोग रहते हैं मैक्सिमम लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मूल निवासी काला होते हैं, अलग बात है। और अंटार्कटिका के बाद छठा नंबर पर यूरोप होता है। यूरोप, इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, सॉरी। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है ना, याद रखेंगे। और लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप जो होता है 7वां नंबर, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसे प्यासा भूमि का देश कहा जाता है, देश कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने देखा क्या, पृथ्वी पर जो 71% पानी है उसको मैंने 5 भाग में बांटा, उसका कुछ आकार पर चर्चा कर लिया मैंने। और पृथ्वी पर जो 29% थल है उसको मैंने 7 भाग में देखा, और उसका क्रम आपको क्लियर होना चाहिए जी, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो पृथ्वी पर जो थल है, स्थल जो है 29% है, उसको हम लोग 7 भाग में बांटे, एशिया, अफ्रीका। आपके एकदम देखिए दोस्तों, बच्चों, जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एक पढ़ाने का ये उद्देश्य होता है, जो कभी भी कुछ पढ़ाए तो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है। आपसे ये पूछ दिया जाए, बताइए पृथ्वी पर सबसे छोटा महादेश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। विश्व पे या पृथ्वी पर दूसरा सबसे छोटा महादेश का क्या नाम है, तो यूरोप होगा। तीसरा सबसे छोटा तो अंटार्कटिका होगा। यदि ऊपर से देखेंगे तो सबसे बड़ा एशिया, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, तीसरे सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। तो आप यदि सिस्टमेटिक ढंग से याद करते हैं इस सभी को, तो वहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा चांस होती है और बहुत कुछ कंसेप्ट होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अफ्रीका महादेश को काला महादेश कहें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हटाइए, अंटार्कटिका को श्वेत महादेश कहें, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासा भूमि का देश कहा जाता है। ये सब छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं पृथ्वी पर जल था और स्थल के बारे में ये भी समझ गए। अब आइए अगला जो प्रश्न है, ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब आइए क्या है सो समझिए। 18 नंबर पॉइंट देखिए, सारी चीज़ को आप कॉपी में लिखते जाइए, मैप के साथ देखते जाइए। देखिए, एक मिनट, देखिए 18 नंबर, मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत ही बारीकी से बताया था। देखिए ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य के तीसरा नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर पे ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। और जानते हैं पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। याद रखिएगा, मैंने कितना बार बताया है, सूर्य जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। एक साल में कितने दिन में करती है परिक्रमा? किसे कहते हैं? जब कोई भी ग्रह जब सूर्य की परिक्रमा करती है, चारों दिशा में घूमती है, उसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। और सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी, याद रखेंगे, सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमती है, और पृथ्वी खास करके पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर घूमती है। और सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में।
ये दिशा आप याद रख लीजिएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। तो यहाँ पर 18 नंबर ये बात समझना है, कभी कभी पूछा जाता है। सो हम लोग पहले घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और जब ये घूर्णन करती है तो इसका दिशा क्या है, तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, हम ऑलरेडी आप पे चर्चा कर चुके हैं। पहला पॉइंट है इसी का, घूर्णन की दिशा क्या है, घूर्णन की दिशा क्या है पृथ्वी का, जो अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसका याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब। मतलब पृथ्वी जो है अपने घूर्णन, अपने अक्ष पर जो घूमती है, वो घूर्णन का जो दिशा है पश्चिम से पूरब है। और घूर्णन किसको कहते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमती है। और इसका परिणाम क्या होता है, पश्चिम से पूरब घूमने के कारण पृथ्वी पर सूर्य जो उदय होती है, पृथ्वी पर सूर्य का उदय, पृथ्वी पर सूर्य का जो उदय होती है, उसका यही कारण है, सो पूरब में होती है। और तीसरा पॉइंट जो है, पृथ्वी पर सूर्य का अस्त जो होता है, मतलब जो डूबती है या सूर्यास्त होती है, वो पश्चिम की ओर होती है, पश्चिम की ओर होती है। और यही कारण है, पूछा गया है पृथ्वी पर घूर्णन गति का क्या प्रभाव पड़ता है, घूर्णन गति का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी पृथ्वी जो अपना घूर्णन गति करती है, वो पृथ्वी पर इससे क्या परिवर्तन होती है। तो याद रखिएंगे, कभी क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछा भी जाएगा। पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण ही, पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की घटना घटती है। तो आपसे यदि पूछा जाए, तो दिन और रात की घटना किस कारण घटती है, दिन रात की घटना, यदि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना यदि घटती है, उसके पीछे है पृथ्वी पर घूर्णन गति का प्रभाव। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, दिन रहेगा तो दिने रहेगा और रात, ये भी पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिए। यदि पृथ्वी अपना घूर्णन गति को रोक दे या रोक दिया जाता है, रोक दिया जाए तो पृथ्वी पर दिन और रात की घटना, दिन या रात की घटना नहीं घटेगी। अर्थात जहां रात होगी वहां हमेशा रात रहेगी, और जहां दिन होगी वहां हमेशा दिन ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये बात समझे, पृथ्वी पर अपना घूर्णन गति का प्रभाव ये होती है, घूर्णन होने से दिन रात की घटना घटती है। और पृथ्वी अपना घूर्णन गति एकदम रुक जाया जाए तो पृथ्वी पर जहाँ दिन होगा वहाँ दिन रहेगा, और जहाँ रात रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी पर जहाँ जिस पार्ट पे रोशनी पड़ेगा पृथ्वी सूर्य का, वहाँ दिन ही रहेगा, और जिस पार्ट में रोशनी नहीं पड़ेगा वहाँ रात ही रात रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। छठा पॉइंट है, कभी कभी पूछा जाता है पृथ्वी का घूर्णन का गति का स्पीड कितना होता है, किस गति से ये करती है, तो ये बात भी आप जरूर लिख लेंगे। पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति का मान, पृथ्वी का घूर्णन गति का मान कितना होता है। मतलब पृथ्वी
का घूर्णन गति का मान कितना होता है, तो ये बात आप लोग को ज़रूर याद रखना चाहिए, 1674 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, पृथ्वी अपने घूर्णन जो गति करता है 1 घंटा में 1674 किलोमीटर तय कर लेती है अपने अक्ष पर। तो ये लगभग घूर्णन गति से आपका 5-6 प्रश्न बनता है। आप जरूर ये बातों को याद रखेंगे। पृथ्वी का घूर्णन गति का मान 1674 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर या पर सेकंड नहीं है, 1674 किलोमीटर पर आवर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति का क्या प्रभाव पड़ता है, किधर से घूमती है, इसका रुक जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपसे हम एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में अंतिम जाते जाते आपसे ये पूछने वाले हैं, ये बताइए आप लोग, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है 1674 किलोमीटर पर आवर है। यदि पृथ्वी अपना घूर्णन गति का मान यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या दिन रात पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, दिन बड़ा होगा या रात बड़ा होगा। तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो दिन और रात का जो मान होता है 24 घंटा, वो 24 घंटा से बढ़ेगा या घटेगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अपना घूर्णन गति कम कर दिया जाए तो क्या दिन और रात का जो मान होगा 24 घंटा उसे घटेगा या बढ़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन को फिर आप लोग के कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक तक को क्लास को स्टॉप करते हैं। हमारा जो अगला क्लास होगा 19 नंबर से, इसमें अभी चलेगा 1-2 घंटा का क्लास। तो हम लोग पृथ्वी का परिक्रमण गति का चर्चा करेंगे, पृथ्वी का सतह की बात करेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की बात करेंगे, अन्य तत्व पर भी बात हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और हम आशा करते हैं अगला जो वीडियो होगा और इससे बहुत ही अच्छा शानदार देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू।